उस अमीर घराने की लड़की बाई निंग बिंग से बदला लेने के लिए मैंने जानबूझकर उसे चुनौती दी थी। मैंने चिढ़ाते हुए कहा था, अगर तुम 3 दिन और 3 रात लगातार इस पूल में खड़ी रहोगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊंगा। कौन जानता था कि वो मेरी इस बेतुकी बात को सच मान लेगी। वो सच में वहाँ खड़ी रही और इस वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी पिछली जिंदगी के आखिरी पलों में मुझे समझ आया कि वही मुझसे सबसे सच्चा प्यार करती थी। अब मैं समय में 3 साल पीछे लौट आया हूँ। पूल में खड़ी उस पागल बाई निंग बिंग को देखकर मेरा गला भर आया। मैंने कांपती आवाज में कहा, अब और खड़े रहने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं भागूंगा। लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी बात पर अड़ी रही और बोली, अभी भी 12 घंटे बचे हैं, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। वो बोली, अगर ये काफी नहीं है तो मैं 3 साल और खड़ी रह सकती हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं दौड़कर उसके गले लग गया और उसके करीब आ गया। बाई निंग बिंग हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाया है। होश में आते ही उसने मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की और कहा, ये मत सोचना कि ऐसा करने से मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं एक पल के लिए रुका और फिर से उसके करीब चला गया। उसने मुझे फिर से पीछे धकेला और कहा, मुगे, मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करो। लेकिन मैं अड़ा रहा और तब तक उसके करीब रहा जब तक उसने खुद को रोक नहीं लिया। आखिर में मैं थक कर उसके सीने से लग गया और धीरे से फुसफुसाया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गोद में उठाकर कमरे में ले चलो और मेरे साथ सो। वो मुझे मना नहीं कर पाई और लाचार होकर मुझे कमरे के अंदर ले आई। लेकिन जैसे ही उसने कदम अंदर रखा वो जाने लगी। मैंने तुरंत पीछे से उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, अगर तुम वापस गई तो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। वो गहरी सोच में मुझे देखने लगी, जैसे मेरे इरादों को भांपने की कोशिश कर रही हो। जब वो नहीं मानी तो मैंने पास खड़े सहायक जियान टोंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रुकोगी तो मैं जियान टोंग को अपने पास रोक लूंगी। जियान टोंग ने मन ही मन सोचा कि शायद मैं फिर से कोई नया तमाशा कर रहा हूँ। बाई निंग बिंग ने मेरे भीगे हुए कपड़ों को देखा। वो नहीं चाहती थी कि कोई और मुझे इस हालत में देखे। उसने ठंडी और भारी आवाज में जियान टोंग से कहा, यहाँ से जाओ। जियान टोंग तुरंत वहाँ से भाग गया। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। बाई निंग बिंग मुझे लगातार देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि मैं हमेशा की तरह चिल्लाऊंगा, चीजें तोड़ूंगा और उसे चले जाने को कहूंगा। लेकिन मैंने बस उसका हाथ पकड़ा, उसे बाथरूम की तरफ ले गया, दरवाजा बंद किया और कहा, अपने भीगे कपड़े बदलो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो गुस्सा नहीं थी पर हैरान थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम खुद कपड़े बदल रही हो या मैं तुम्हारी मदद करूं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखती रही। मैंने आह भरी और जैसे ही उसके कपड़ों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुगे, क्या तुम्हें पता है कि मेरे करीब आने का क्या नतीजा हो सकता है? मैंने थोड़ा सोचकर शरारत से कहा, शायद ये कि तुम थककर हार मान लोगी और बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगी। तो बताओ, तुम खुद बदल रही हो या मैं बदलूं? उसने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोला और मुझे बाहर कर दिया। मैं खुद कर लूंगी। दरवाजा जोर से बंद हो गया और मैं बाहर खड़े होकर उसकी तेज सांसों की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगा। जब बाई निंग बिंग कपड़े बदलकर बाहर आई और उसने कमरे को खाली पाया तो वो घबरा गई। मुझे खोने के डर से उसने चिल्लाकर जियान टोंग को आवाज दी। जियान टोंग भागता हुआ आया। उसने गुस्से में पूछा, वो कहाँ है? जियान टोंग भी हैरान था, वो तो कमरे में ही थे। बाई निंग बिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, पूरे इलाके को घेर लो, सभी सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ, मुझे वो हर हाल में चाहिए। वो नीचे गाड़ी की तरफ भागने लगी। तभी मैंने पीछे से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? उसने पीछे मुड़कर देखा। मैं हाथ में सूप का कटोरा लिए खड़ा था। मैंने फिर पूछा, कहाँ जा रही हो? मैं किचन में खाना बना रहा था, तुम्हारी आवाज सुनकर बाहर आया। मेरी साफ आंखें देखकर वो थोड़ी झेप गई क्योंकि उसने सोच लिया था कि मैं भाग गया हूँ। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ कि तुम मुझे देखती ही रह गई? उसने बिना मुस्कुराए बेहद संजीदगी से सिर हिलाया। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने सूप का कटोरा उसके होठों के पास लाया। इसे पी लो, ठंड कम होगी। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना लाता हूँ। उसने कटोरा ले लिया और एक ही सांस में पी गई। जियान टोंग मुझे गुस्से से देखने लगा क्योंकि पहले जब भी मैंने उसे कुछ दिया था उसकी तबीयत खराब हुई थी। मैंने खाली कटोरा वापस लिया और मन ही मन सोचा कि भले ये जहर क्यों ना हो वो इसे पी लेती, क्योंकि मैं ही उसकी परेशानी हूँ और मैं ही उसका सुकून। बाई निंग बिंग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिलाया। जब मैं दोबारा किचन में गया तो जियान टोंग ने घबराकर बाई निंग बिंग से कहा, अगर इन्होंने फिर से आपको नुकसान पहुंचाया तो? बाई निंग बिंग ने धीमी पर बेहद गंभीर आवाज में कहा, वो मेरी जान है, अगर तुमने दोबारा उसके खिलाफ कुछ कहा तो तुम्हें काम से निकाल दूंगी। जियान टोंग चुप हो गया और उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया, कोई अंदरूनी खतरा नहीं है, लेकिन पूल में रहने के कारण चोट पर काफी असर हुआ है, इसका तुरंत इलाज करना होगा। जियान टोंग दवा लगाने ही वाला था कि मैं किचन से नूडल्स लेकर बाहर आया और चिल्लाया, रुको! जियान टोंग चिढ़ गया, मुगे, क्या आप चाहते हैं कि इनकी चोट और बढ़ जाए? मैंने उसके हाथ से दवा छीन ली और कहा, मेरे इस खास इंसान को कोई और नहीं छुएगा, कोई महिला भी नहीं। बाई निंग बिंग ने हैरान होकर मेरी
मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ था कि चाहे ये झूठ ही क्यों न हो, वो इस पल को जीना चाहती थी। जियान टोंग ने तंज कसा, इस बार आपकी क्या नई चाल है? जियान टोंग को लग रहा था कि मैं फिर से कोई नुकसान पहुंचाने आया हूँ। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और डॉक्टर से पूछा, चोट कितनी गंभीर है? डॉक्टर ने कहा, काफी देर भीगे रहने से चोट बढ़ गई है, तुरंत आराम और सादा खाना जरूरी है, भारी काम से बचना होगा। मैंने तुरंत जियान टोंग को जाने के लिए कहा। उसने बाई निंगबिंग की तरफ देखा। बाई निंगबिंग ने नूडल्स की खुशबू लेते हुए शांत आवाज में कहा, वही करो जो ये कह रहा है। जियान टोंग को बेमन से जाना पड़ा। मैंने प्यार से कहा, चलो जल्दी से खाना खा लो, फिर मैं दवा लगा दूंगा। मैंने उसके सामने बैठकर हाथ पर अपनी ठुड्डी टिका दी और उसे प्यार से देखने लगा। वो चुपचाप खाना खाने लगी। उसका शांत चेहरा और उसकी सादगी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं सोचने लगा कि पिछली जिंदगी में मैं कितना नासमझ था जो इस मासूमियत को देख नहीं पाया। जैसे ही मैं उठने लगा, वो घबरा कर बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़ा। खाना हो गया, अब दवा लगाने का समय है। मैंने उसके होंठ पर उंगली रखी। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा हिलना डुलना मना है, इसलिए चुपचाप लेटो। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। उसने पूछा, मुगे तुम सच में? मैंने उसे टोकते हुए कहा, अगर तुम चुपचाप दवा लगवा लोगी तो तुम्हें एक मीठा सा तोहफा मिलेगा। मैंने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक हल्का सा प्यार भरा स्पर्श किया। वो पूरी तरह सुन्न रह गई। जब तक वो संभलती, मैं उसे कमरे में ले आया था। जैसे ही मैंने उसके कपड़े बदलने चाहे, उसने मेरा हाथ थाम लिया। मुगे, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चोट ठीक होने के बाद रोकने की जरूरत भी नहीं है, मैंने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। अगर हाथ नहीं छोड़ा तो मैं बात नहीं करूंगा। आखिरकार उसने हाथ छोड़ दिया। जब मेरी उंगलियों ने उसकी पीठ को छुआ तो उसका शरीर एकदम शांत हो गया। उसकी पीठ पर चोट के गहरे निशान थे जो भीगने की वजह से सूज चुके थे। ये देखकर मेरी आंखें भर आईं। मेरे आंसू की एक बूंद उसकी पीठ पर गिरी, जिससे वो कांप उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुगे। मैंने अपने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। पिछली बार मैंने ही उसके जरूरी कागजात चोरी करके उसके दुश्मनों को दिए थे, जिससे उसे बड़ा नुकसान हुआ था। बाई निंगबिंग ने बहुत ही शांति से कहा, तुम फिक्र मत करो, जो नुकसान हुआ है मैं उसे संभाल लूंगी। ये बहुत छोटी बात है। मेरा मन ग्लानि से भर गया और मैंने और भी धीरे से दवा लगाना शुरू किया। वो महसूस कर पा रही थी कि इस बार मैं सच में उसकी परवाह कर रहा हूँ। उसे लग रहा था कि शायद मैं हमेशा की तरह दवा फेंक दूंगा, क्योंकि पहले मैं उससे नफरत जो करता था। मैंने पूछा, क्या कहीं और भी चोट लगी है? वो थोड़ा हिचकिचाई। मैंने ध्यान दिया कि जब भी वो कुछ छुपाती थी तो उसका अंगूठा हिलने लगता था। ये उसकी एक छोटी सी आदत थी जो मुझे पिछली जिंदगी में पता चली थी। मैंने शरारत से कहा, तुम खुद बताओगी या मुझे खुद देखना पड़ेगा? बाई निंगबिंग ने मुझे देखा। उसकी आंखों में ढेरों भावनाएं थीं। वो थोड़ा पीछे हटी। मुगे, मुझे मजबूर मत करो। मेरी नजरें उसकी खूबसूरत सादगी पर ठहर गईं। वो इस कदर प्यारी लग रही थी कि मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मेरी नजरों को महसूस कर उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा रही हो क्या? मैंने मजाक में कहा, आखिरकार देखना तो मुझे ही है। लेकिन तभी मेरी नजर उसकी एक गहरी चोट पर पड़ी। मेरी हंसी गायब हो गई और गुस्सा आ गया। इतनी चोट लगी है? तभी डॉक्टर ने मना किया था। उसने मुझे दूर करने की कोशिश की, पर मैं नहीं हटा। अचानक उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और हम दोनों करीब आ गए। उसकी खुशबू मुझे सुकून दे रही थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा, चुपचाप दवा लगाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसका चेहरा लाल हो चुका था। मैंने कहा, अब आराम से सो जाओ, तुमने 3 दिनों से नींद नहीं ली है, हमारे पास बहुत समय है, हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। वो मुझे देखती रही। मैंने थोड़ा पास आते हुए कहा, इतना मत सोचो, वरना मुझे ही तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। मेरी इस बात पर उसने शर्माकर दवा ली और कहा, इसकी जरूरत नहीं है। वो शर्माकर बाथरूम की तरफ भाग गई। मुझे उसकी ये सादगी बेहद प्यारी लगी। जब वो बाहर आई तो फिर से वही गंभीर और शांत रूप में थी। वो बाहर जाने लगी तो मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, दूसरे कमरे में। वो हमेशा दूसरे कमरे में ही सोती थी। मैंने मासूमियत से कहा। मैंने कहा, मुझे अकेले डर लगता है, तुम यहीं रुको। उसने रुककर मुझे देखा और कहा, मुगे, क्या तुम मुझे खुश करके भागने का मौका ढूंढ रहे हो? मुझे पता था कि वो अभी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। मैंने उसका हाथ खींचा और उसके करीब जाकर फुसफुसाया, क्या तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता? उसने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल नहीं, खासकर तब जब तुम भागने की तैयारी में हो। मैंने तुरंत उसके गाल पर एक छोटा सा स्पर्श किया और पूछा, और अब? उसने खुद को संभाला, अभी भी नहीं। मैंने फिर से उसके करीब आते हुए उसे दुलार किया। वो थोड़ा झेंप गई और उसने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की। उसने धीमी आवाज में कहा, मुगे, तुम सीमाएं पार कर रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब चुपचाप सो जाओ, मैं तंग नहीं करूंगा। वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं रह पाई और उसने करवट बदल ली। मैंने पीछे से उसे कसकर गले लगा लिया। वो फिर से थोड़ी असहज हुई और बोली, मुगे, तुम जितना ऐसा करोगी मैं तुम्हें उतना ही कभी नहीं जाने दूंगी। उसकी आवाज में एक गहरा जुड़ाव था। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मुझे महसूस हो रहा था कि वो अपने जज्बात काबू करने की कोशिश कर रही है। मैंने अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिकाया और कहा, मुझसे इतनी बेरुखी से बात मत करो, मुझे डर लगता है। उसका साथ मुझे बहुत सुरक्षित महसूस करा रहा था। मैंने धीरे से कहा, मुझ पर एक आखिरी बार भरोसा करो, इस बार मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत दुनिया बनाऊंगा। वो मेरा गुस्सा सह सकती थी, लेकिन मेरे आंसू और मेरा उदास चेहरा कभी नहीं देख सकती थी। आखिरकार वो मान गई और उसने प्यार से सिर हिलाया। उसने कहा कि जब तक वो है वो मुझे खुद से दूर नहीं होने देगी। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया और कहा, शुक्रिया, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हम दोनों चुप हो गए। वो इस पल को संजो कर रखना चाहती थी। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें लग गईं, तो उसने मेरा
हाथ अपने होठों से लगाया और धीरे से कहा, अगर ये सब एक सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक गहरी टीस उठी। पिछली जिंदगी में मैंने उसे बहुत दुख दिए थे। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया और बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर तीसरी बहन के नाम से 9 मिस्ड कॉल थी। मैंने उस नाम को देखा और मन ही मन हंसा। उसने मुझे बहुत धोखा दिया था। मैंने बिना किसी भाव के उसका नाम बदलकर मुसीबत कर दिया। तभी उसी नंबर से दोबारा फोन आया। मैंने सोती हुई बाई निंगबिंग को देखा और धीमी ठंडी आवाज में फोन उठाकर कहा, मुसीबत, इतनी रात गए, क्या काम है? तभी फोन पर वेन सैनजी की रोबीली आवाज गूंजी, तुम अभी नाइट क्लब के कमरा नंबर 606 में जाओ, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। जब मैं गाँव से वापस अपने परिवार के पास आया था तो हर कोई मुझे अकेला कर रहा था। उस वक्त वेन सैनजी ने मेरा साथ दिया और मैं इतना नासमझ था कि इसे ही सच्चा प्यार समझ बैठा। लेकिन उसका वो अच्छा बर्ताव सिर्फ एक दिखावा था। उसका असली मकसद तो मेरे परिवार की जायदाद को हड़पना था। वेन सैनजी ने इस बार मुझे उस क्लब में सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो एक बड़े सौदे के लिए मुझे एक अमीर बूढ़े आदमी के हवाले कर सके। पिछले जन्म में अगर बाई निंगबिंग सही समय पर आकर मुझे न बचाती तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता। लेकिन फिर भी उस बूढ़े आदमी के साथ मेरी कुछ झूठी तस्वीरें चुपके से खींच ली गई थीं। अगले ही दिन वेन सैनजी को वो तस्वीरें मिली और उसने मुझ पर धोखा देने का झूठा आरोप लगाकर सगाई तोड़ दी। उसने बड़ी चालाकी से मुझसे कहा कि उसने उन तस्वीरों को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं ताकि वे बाहर न जाएं। उसने वादा किया कि मामला शांत होने पर वो मुझसे शादी करेगी। मैं उसकी इन बातों में आकर रोने लगा और बेवकूफों की तरह समझता रहा कि ये सब बाई निंगबिंग की चाल थी। मैंने फोन काटा और मेरी आंखों में गुस्सा उतर आया। वेन सैनजी, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर रहूंगा। मैंने सोती हुई बाई निंगबिंग को देखा। वो बहुत सुकून से सो रही थी और कमरे की हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया। मैंने अपनी आवाज बदलकर और थोड़ी धीमी करके कहा, हेलो, मैं हुएंटिंग होटल के कमरा नंबर 1801 में हो रहे गलत कामों की शिकायत करना चाहता हूँ। इसके तुरंत बाद मैंने मीडिया वालों को फोन किया। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ। हमारे शहर के मशहूर घराने की वेन सैनजी हुएंटिंग होटल में कुछ गलत काम करते हुए पकड़ी जाने वाली हैं। ये मीडिया वाले ऐसी खबरों को बहुत बड़ा बनाकर दिखाते हैं। वेन सैनजी की ये खबर अब कम से कम आधा महीना सुर्खियों में बनी रहेगी। फोन काटने के बाद मैं तुरंत तैयार हुआ। मैं बिस्तर के पास गया और सोती हुई बाई निंगबिंग को करीब से देखा। मैंने झुककर उसके होठों पर एक हल्का सा स्पर्श किया और धीरे से फुसफुसाया, निंग, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। सुबह होने से पहले मैं पक्का वापस आ जाऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। मैं जितनी जल्दी हो सके वेन सैनजी के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहता था ताकि मैं हमेशा के लिए बाई निंगबिंग का हो सकूं। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, सो रही बाई निंगबिंग ने तुरंत आंखें खोल दी। उसकी आंखों में लालिमा थी। वो जानती थी कि मैं सोने का नाटक कर रहा था और उसे मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं बाहर जा सकूं। भले ही जाने से पहले मैंने उसे प्यार किया हो, लेकिन उसे मेरा इस तरह मनाना बहुत पसंद था। बाई निंगबिंग ने अपने होठों को छुआ, अपना फोन उठाया और अपने सहायक जियान टोंग को फोन किया। वो बाहर जा रहा है, तुम उसकी मदद करो। जियान टोंग हैरान रह गया और खुश होकर बोला, मैडम, क्या आप सच में ये चाहती हैं? बाई निंगबिंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बहुत गंभीर आवाज में कहा, वेन सैनजी पर पूरी नजर रखो। शहर के सारे रास्तों को बंद कर दो। जब तक मैं सुबह कोई आदेश न दूं तब तक कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। फोन रखने के बाद बाई निंगबिंग ने अपना हाथ देखा, जैसे उस पर अभी भी मेरा एहसास बाकी हो। उसने आंखें बंद की और अपना दर्द छुपाते हुए कहा, मैं एक आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रही हूँ। उधर जब मैं नीचे आया तो जियान टोंग ने मुझे रोकते हुए कहा, मुगे, आप बाहर नहीं जा सकते। भले ही उसे जाने देने का आदेश मिल चुका था, लेकिन उसे थोड़ा नाटक तो करना ही था। मैंने सीधे उसे हुक्म दिया, अपने कुछ लोगों को उस क्लब के कमरा नंबर 606 में भेजो और वहाँ मौजूद उस बूढ़े आदमी और उसके लोगों को अच्छे से सबक सिखाओ। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? आज उसे ऐसा सबक सिखाओ कि कल बाई निंगबिंग उसकी कंपनी को खरीद ले और वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। जियान टोंग ने हैरान होकर पूछा, क्या आप बाहर नहीं जा रहे थे? मैंने कहा, बिल्कुल जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ हुएंटिंग होटल चलो। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वेन सैनजी को पुलिस कैसे पकड़ कर ले जाती है। जियान टोंग बहुत उलझन में आ गया और ऊपर कमरे की तरफ देखने लगा, क्योंकि मैडम ने उसे मेरे साथ जाने का कोई आदेश नहीं दिया था। मैंने हल्के अंदाज में जियान टोंग से कहा, अगर मैं अपने साथ सुरक्षा कर्मियों को लेकर जाऊं तो क्या तुम्हें अब भी डर रहेगा कि मैं भाग जाऊंगा? जियान टोंग ने हंसते हुए बात टालने की कोशिश की, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम तो आप पर पूरा भरोसा करती हैं। मैंने अपनी तिरछी नजर से दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा, जहां पर्दों के पीछे कोई साया हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरा दिल अच्छे से जानता था कि बाई निंगबिंग खिड़की के पीछे खड़ी होकर चुपके से मुझे ही देख रही है। मैंने जियान टोंग से पूछा, तो क्या मैं अब बाहर जा सकता हूँ? जियान टोंग ने तुरंत गाड़ी तैयार करवाई। जब हमारी काली गाड़ी कोहरे के बीच दूर जाकर ओझल हो गई, तब बाई निंगबिंग धीरे से पर्दे के पीछे से बाहर आई। उसने उदास नजरों से उस खाली रास्ते को देखा जहाँ से गाड़ी जा चुकी थी और धीमी आवाज में खुद से कहा, तुम वापस आओगे ना? तभी उसके फोन की घंटी बजी। वो मेरा भेजा हुआ एक वॉइस मैसेज था। मैंने बड़े प्यार से कहा था, निंग, तुम्हें चुपचाप सो जाना चाहिए। मेरे
मेरे लौटने का इंतजार करना। अगर मेरे आने तक तुम नहीं सोई तो मैं बहुत गुस्सा करूंगा। अगर तुम 1 घंटा कम सोई तो मैं 1 घंटा देर से लौटूंगा, और अगर तुम 1 घंटा ज्यादा सोई तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगा। शुभ रात्रि। बच्चों जैसे लाड़ प्यार से भरे मेरे इन संदेशों ने बाई निंग बिंग के दिल की सारी घबराहट और उदासी को पल भर में दूर कर दिया। वो बिस्तर के उस हिस्से पर लेट गई जहाँ मैं सोया करता था और मेरे तकिए को अपने पास रख लिया, जिस पर अभी भी मेरा एहसास बाकी था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी, अगर मैं चुपचाप सो जाऊंगी तो तुम जल्दी वापस आओगे ना। उसने मुझसे सोने को कहा है तो मुझे उसकी बात माननी होगी। मैं उसकी बात मानूंगी तो वो तुरंत वापस आ जाएगा। उधर जियान टोंग गाड़ी चलाते हुए सुन रहा था कि मैं किस तरह प्यार से फोन पर बात कर रहा था, जैसे किसी छोटे बच्चे को बहलाया जाता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम को खुश करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने कहा, उन्हें खुश करना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि पहले उन्हें मनाने की कोशिश करने वाला इंसान मैं नहीं था। मेरे लिए तो बस एक इशारा ही काफी है। वो मेरे लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हैं। जियान टोंग ने कहा, तो इसलिए आपने हमेशा उनका दिल दुखाया। मैंने जियान टोंग की तरफ देखा और पूरे भरोसे के साथ कहा, मैं अपने काम से साबित कर दूंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। और इसकी शुरुआत आज रात से ही होगी, जब मैं वेन सैनजी को पूरी तरह बेनकाब करके अपनी सगाई तोड़ दूंगा। उधर हुएंटिंग होटल के अंदर वैन सैनजी ने फोन काटते ही बिस्तर पर बैठे अपने साथी को गले लगा लिया। उस साथी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, ऐसा करना क्या ठीक रहेगा? वैन सैनजी ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, इसमें गलत क्या है? वो तो किसी काम का नहीं है। उसे अगर उस अमीर बूढ़े मालिक का साथ मिल रहा है तो ये तो उसकी किस्मत है। लेकिन वो लड़का अभी भी हिचकिचा रहा था। पर मूगे, अगर मैंने बीच में पड़कर बात न बनाई होती तो क्या वो मालिक उसे काम देता? वैसे भी उस मालिक से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे उसकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। वो लड़का वेन सैनजी के पास सिमटते हुए बोला, फिर भी मेरा दिल अंदर से थोड़ा परेशान है। आखिरकार वो मेरा सौतेला भाई ही तो है। वेन सैनजी ने कहा, कल जब तुम्हारी सगाई टूट जाएगी तो अगर तुम चाहो तो तुम उसे अपने घर में एक मददगार की तरह रख लेना। वेन सैनजी ने उसके करीब आते हुए कहा, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं उसकी शादी किसी अमीर महिला से करवा दूंगी ताकि वो ऐश की जिंदगी जी सके। उसने आगे बढ़कर उसे शांत कराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भले इंसान हो, लेकिन अभी इन सब बातों को छोड़कर इस पल का मजा लो। कमरे के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल रहा था और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा टूटकर खुल गया। वो लड़का डर के मारे चिल्लाया और तुरंत चादर के अंदर छिप गया। वैन सैनजी भी इस अचानक हुए धमाके से बुरी तरह कांप उठी और गुस्से में चिल्लाई, कौन है ये? तभी पुलिस की पूरी टीम एक एक करके कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर के सामने आकर खड़ी हो गई। वैन सैनजी ने घबराकर खुद को चादर से ढका और पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पुलिस वाले हो? पुलिस अधिकारी ने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए कहा, हमें गुप्त सूचना मिली थी कि इस कमरे में कुछ गलत और गैर कानूनी काम चल रहा है। कृपया अपने कपड़े पहनिए और जांच में सहयोग करने के लिए हमारे साथ पुलिस थाने चलिए। वैन सैनजी ने अपना सिर झुका लिया। उसने घबराते हुए कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आप लोग जरूर किसी गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और आप लोग तस्वीरें लेना बंद कीजिए। कोई भी तस्वीर नहीं खींचेगा। पुलिस वाले ने फिर कहा, कपड़े पहनिए और अपनी पहचान का कोई कागज दिखाइए। वैन सैनजी ने अपना सिर उठाकर अकड़ दिखाते हुए कहा, क्या मुझे अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी कागज की जरूरत है? और मुझे ऐसे किसी गलत काम को करने की क्या जरूरत है? पुलिस अधिकारी ने वेन सैनजी के चेहरे को ध्यान से देखा। वो जाना पहचाना लग रहा था। तभी उन्हें याद आया कि ये तो वही वेन परिवार की बड़ी बेटी है जिसकी हाल ही में मू परिवार के लड़के के साथ बड़े धूमधाम से सगाई की खबर अखबारों में छपी थी। पुलिस वाले ने फिर से कड़क आवाज में कहा, कपड़े पहनिए और अपनी पहचान पत्र दिखाइए। उधर होटल में वैन सैनजी चिढ़ते हुए केवल एक नाइट सूट पहनकर अपनी पहचान का कागज आईडी लेने चली गई। पुलिस अधिकारी ने उसका पहचान पत्र लेकर कागजी कार्रवाई शुरू की और फिर बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और इनका पहचान पत्र कहाँ है? वैन सैनजी ने घबराकर तुरंत कहा, ये मेरे होने वाले जीवन साथी हैं। फिर उसने अपने बैग से पैसों की एक गड्डी निकाली और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए पुलिस वाले से कहा, आप लोग इसे रख लीजिए और बाहर जाकर कुछ अच्छा खा लीजिएगा। बस इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए। प्लीज हमें पुलिस थाने मत ले जाइए वरना हमारी साख खराब हो जाएगी। उसने कहा, ये बात बाहर आना मेरे और जी बोदा दोनों के लिए बहुत खराब होगी। पुलिस अधिकारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कड़क आवाज में कहा, आप खुलेआम एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हैं। ये कानून का अपमान है। जल्दी से कपड़े पहनिए और हमारे साथ पुलिस थाने चलिए। वेन सैनजी ने फिर से पैसे देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने तुरंत हथकड़ी निकालकर उसके हाथों में पहना दी और सख्ती से कहा, जल्दी चलिए और जांच में हमारा सहयोग कीजिए। चादर के अंदर छिपा हुआ जी बोदा घबराकर थोड़ा बाहर निकला। उसने बहुत कमजोर आवाज में सफाई देते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हमारे बीच ऐसा कोई गलत लेन देन नहीं चल रहा है। पुलिस अधिकारी ने उसे देखा। वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अपने कपड़े पहनिए और हमारे साथ थाने चलिए। जी बोदा के पास कोई रास्ता नहीं था। वो चादर से बाहर निकलकर कपड़े पहनने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया दरवाजे पर खड़े मीडिया वालों के कैमरों की फ्लैशलाइट चमकने लगी। जी बोदा ने चिल्लाते हुए अपना चेहरा छुपाया, तस्वीरें मत खींचो, तस्वीरें मत खींचो, और वो वापस चादर में छिप गया। मीडिया वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी। खबर आग की तरह फैल गई कि वेन परिवार की बड़ी बेटी, जिसकी हाल ही में मू परिवार के
के लड़के से सगाई हुई थी उसने धोखा दिया है और वो जी बोदा के साथ पकड़ी गई है। जी बोदा खुद भी एक उभरता हुआ कलाकार था, इसलिए ये खबर बहुत बड़ी बन चुकी थी। उधर होटल के बाहर खुली पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैठा मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। जियान टोंग लगातार होटल के दरवाजे पर नजर रखे हुए था। उसने मुझे धीरे से टोकते हुए कहा, मुसाब वे लोग बाहर आ रहे हैं। मैंने ऊपर देखा, वैन सैनजी और जी बोदा दोनों के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और पुलिस उन्हें बाहर ला रही थी। मीडिया वाले पागलों की तरह उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने जियान टोंग से कहा, नीचे जाओ और उन मीडिया वालों से कहो कि वैन सैनजी चाहे जितने भी पैसे देने को तैयार हो, कोई भी तस्वीर नहीं बेची जाएगी। इन तस्वीरों को तुरंत इंटरनेट पर डाल दो। जियान टोंग ने हैरान होकर मुझसे पूछा, क्या आप सच में उनके साथ इतना सख्त बर्ताव करना चाहते हैं? वो तो आपकी मंगेतर है ना। पहले तो आप उनके लिए अपनी जान देने की बातें करते थे, फिर आज अचानक दिल इतना पत्थर कैसे हो गया? पुलिस का छापा और ऊपर से मीडिया की ये तस्वीरें, ये सब उन्हें पूरी तरह से समाज में बदनाम कर देने के लिए काफी था। मैंने अपनी शांत आंखों से बस धीरे से कहा, हाँ। जियान टोंग ने अपना सिर हिलाया और सोचने लगा कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। पुलिस की गाड़ी जाने के बाद जियान टोंग नीचे गया और उसने मीडिया वालों को दोगुने पैसे दिए ताकि इस खबर को जितना हो सके उतना बड़ा बनाया जाए। मीडिया वाले जियान टोंग को जानते थे। उन्हें समझ आ गया कि वैन सैनजी ने बाई निंग बिंग से दुश्मनी मोल ली है, इसलिए उन्होंने भी कोई नरमी नहीं दिखाई। काम पूरा करके जियान टोंग वापस गाड़ी में आया। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया। उसने मुझसे पूछा, क्या अब हम वापस चले? मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा, तुम गाड़ी यहीं छोड़ दो और चले जाओ, मुझे एक बार पुलिस थाने जाना होगा। ये सुनते ही जियान टोंग फिर से सतर्क हो गया। उसने शक भरी आवाज में मुझसे पूछा, मुसाब क्या आपका ये सब अच्छा बर्ताव सिर्फ भागने का एक नाटक था? मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम भूल गए कि निंग ने तुम्हें क्या हिदायत दी थी? जियान टोंग थोड़ा झेंप गया पर उसने गंभीर होकर कहा, मुसाब ये बात भी याद रखिएगा कि इस दुनिया में कोई भी मैडम की पहुंच से दूर नहीं भाग सकता। वो तो यही चाहता था कि मैं जितना हो सके उतना दूर चला जाऊं ताकि मैं बाई निंग बिंग की जिंदगी में दोबारा मुश्किलें खड़ी न करूं। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तो उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं उसके साथ ही रहूंगा। मैंने गाड़ी में पूरे आधे घंटे इंतजार किया और आखिरकार वैन सैनजी का फोन आ ही गया। वैन सैनजी ने फोन पर हमेशा की तरह रोबीले लहजे में हुक्म देते हुए कहा, मुगे तुम तुरंत पुलिस थाने आओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं खुद गाड़ी चलाकर थाने पहुंचा। वहाँ मौजूद पुलिस वालों की हमदर्दी भरी नजरों के बीच मैंने बिना कुछ कहे जमानत के पैसे दिए और वैन सैनजी और जी बोदा को बाहर निकाल लाया। मेरी इस खामोशी को देखकर जी बोदा थोड़ा घबरा गया। उसने मुझसे पूछा, भाई तुम हमसे कुछ पूछोगे नहीं? मैंने कहा, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता हमेशा से घर जमाई बनकर रहे थे। जी बोदा उनका ही बेटा था, इसलिए वो हमारे साथ ही रहता था। पिछले जन्म में उसने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया था और वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। पिछली जिंदगी में जब जी बोदा को पता चला था कि मुझे अपने साथ ले जाने वाली महिला बाई निंग बिंग है, तो उसने मुझे वहाँ से भागने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मुझे लगा था कि वो दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। लेकिन इस नए जन्म में मुझे समझ आया कि जी बोदा का वो चेहरा सिर्फ एक दिखावा था। शायद पिछले जन्म में मेरे परिवार के बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाने के पीछे भी इसी का हाथ था। उधर वैन सैनजी अब और बात नहीं करना चाहती थी। वो जी बोदा को गले लगाते हुए बोली, मैं इसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। इस देहाती लड़के को कौन पसंद करेगा? अगर इसके परिवार की जायदाद का मामला न होता तो मैं इसकी तरफ देखती तक नहीं। सगाई करना तो बहुत दूर की बात है। जब मैं सोचती हूँ कि ये मेरा होने वाला मंगेतर है तो मुझे घिन आने लगती है। जी बोदा ने खिड़की से बाहर देखा। रास्ता बहुत सुनसान और अजीब होता जा रहा था। उसका दिल घबरा गया और उसने डरते हुए पूछा, भाई ये घर जाने का रास्ता नहीं है, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मैंने गाड़ी चलाते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों को किसी खास से मिलाने ले जा रहा हूँ। जी बोदा ने कहा, रास्ता बहुत सुनसान है, किससे मिलाने जा रहे हो? मैंने रहस्य बनाए रखते हुए कहा, वहाँ पहुंचकर खुद देख लेना। जी बोदा बाहर के अनजान नजारों को देखकर और भी डर गया। भाई क्या तुम हमें उस महिला से मिलाने ले जा रहे हो? ये सुनते ही वैन सैनजी का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। भले ही वो दिल से मुझे नापसंद करती थी और मेरे साथ रिश्ता होना अपने लिए शर्म की बात समझती थी, भले ही वो जी बोदा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें रच रही थी और जानती थी कि मैं बाई निंग बिंग के साथ रहता हूँ, फिर भी उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि मैं उसकी मर्जी के बिना कोई कदम उठाऊं। उसने इस रिश्ते का फायदा उठाकर मुझसे कई अहम जानकारियां हासिल की थी। जी बोदा को मामला बिगड़ता हुआ लगा। उसने घबराकर मिन्नत की, भाई मुझे नहीं जाना, मैं सच में घर जाना चाहता हूँ। मैंने ठंडे लहजे में कहा, जल्दी मत करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया और जी बोदा का दम घुटने लगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार बहुत बढ़ा दी। जैसे ही सड़क पर गाड़ियां दिखना बंद हुई, मैंने और तेज गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उसने घबराकर वैन सैनजी को कसकर पकड़ लिया और वो लगातार चिल्लाने लगा। वैन सैनजी ने गुस्से में मुझ पे चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? गाड़ी रोको। मैंने उसकी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया और गाड़ी भगाता रहा। 10 मिनट बाद मैंने गाड़ी को एक जगह रोका, दरवाजा खोला और सख्त आवाज में कहा, हम पहुंच गए, अब नीचे उतरो। वैन सैनजी और जी बोदा का सिर घूम रहा था। गाड़ी से उतरते ही वे दोनों सड़क किनारे बैठकर परेशान होने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बचकर वापस लौटे हों।
हूँ। थोड़ी देर में जब जी बोदा ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसके सामने हर तरफ केवल कब्रें और सुनसान नजारे थे। वहाँ का माहौल देखकर उसका दिल दहल गया। अचानक हवा में एक अजीब सा साया लहराया, जिससे डर कर वैन सैनजी चिल्लाई और सीधे जी बोदा के गले लग गई। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। जी बोदा ने भी ऊपर देखा और उसकी सांसें अटक गईं। उसने डर से कांपती वैन सैनजी को संभाला और मुझ पर चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी रात को हमें इस भयानक जगह पर क्यों लेकर आए हो? ये शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और वीरान साया पसरा हुआ था। वहाँ के सन्नाटे और पेड़ों के बीच से आती आवाजों ने वैन सैनजी जैसी रौबदार महिला के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। आसमान में उड़ते हुए पक्षी किसी साए की तरह लग रहे थे, जिससे दिल दहल रहा था। जी बोदा रोने लगा और बोला, मुझे घर जाना है। जैसे ही उसने मुंह खोला, मैंने आगे बढ़कर जोर से उसके बाल पकड़ लिए। जी बोदा चिल्लाया, मुगे तुम क्या करना चाहते हो? इसे छोड़ो। वेन सैनजी को होश आया और उसने तुरंत जी बोदा को छुड़ाने की कोशिश की। उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या नहीं? इसे छोड़ो, अभी के अभी इसके बाल छोड़ो। मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा और पूरी ताकत से वेन सैनजी को लात मार दी। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो संभल नहीं पाई और सीधे जमीन पर जा गिरी। मैंने जी बोदा को पकड़ा और उसे खींचते हुए कब्रिस्तान के और अंदर ले जाने लगा। वो बेबसी से चिल्लाने लगा, मुगे तुम पागल हो गए हो, मुझे छोड़ो। जी बोदा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आज रात इस कदर सख्त रूप अपना लूंगा। वो बेबसी से जमीन पर घिसटता हुआ आगे बढ़ने लगा। गुस्से से लाल वेन सैनजी जमीन से उठने की कोशिश करते हुए मेरे पीछे भागने लगी। तभी अचानक पीछे से दो भारी और कड़क आवाजें आईं, मैडम कृपया यहीं रुक जाइए। दो लंबे चौड़े सुरक्षा कर्मियों ने अचानक वेन सैनजी का रास्ता रोक लिया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? तुरंत मेरे रास्ते से हटो। मैंने पीछे हो रहे इस हंगमे को सुना पर मुड़कर नहीं देखा। मैंने शांत आवाज में उन सुरक्षा कर्मियों से कहा, उसे मत रोको, उसे पीछे आने दो, वरना खेल का मजा खराब हो जाएगा। मुझे अच्छे से पता था कि जियान टोंग चुपके से मेरे पीछे आ रहा था, इसलिए ये दोनों लंबे चौड़े आदमी उसी के भेजे हुए सुरक्षा कर्मी थे। जी बोदा ने मुझ पर चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की और अपना दिखावा भूलकर पागलों की तरह चीखने लगा, मुझे छोड़ो, तुम पागल हो गए हो। वो मेरे हाथों में तड़प रहा था, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उसे घसीटते हुए कब्र के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस कब्र पर एक बेहद प्यारी और सादगी से भरी महिला की तस्वीर लगी थी। उनकी आंखों में ममता थी और कब्र के पत्थर पर साफ अक्षरों में लिखा था, प्यारी माँ की याद में पुत्र मुगे। मैंने जी बोदा को कसकर पकड़ा, उस तस्वीर को देखा और धीरे से बुदबुदाया, माँ मैं इसे आपसे माफी मंगवाने लाया हूँ। मैंने जोर से पैर उठाया और जी बोदा को पीछे से लात मार दी। एक भारी आवाज के साथ जी बोदा दर्द से कराहते हुए सीधे मेरी माँ की कब्र के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने जोर से उसका सिर पकड़ा और जमीन की तरफ दबा दिया। रात के सन्नाटे में कब्र के पत्थर से सिर टकराने की जोरदार आवाजें गूंज उठी। उसका माथा छिल गया और वहां से खून बहने लगा। जब उसे लगा कि मैं उसे और चोट पहुंचाऊंगा, तभी मैंने अचानक अपना हाथ हटा लिया। वो डर के मारे चिल्लाया, मुगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी रात को क्या बकवास कर रहे हो? तभी मैंने अपना हाथ हवा में उठाया और बिना कोई रहम दिखाए जोरदार तमाचा उसके चेहरे पे जड़ दिया। इस थप्पड़ से उसका मुंह एक तरफ घूम गया और वो गुस्से से पागल हो गया। मैंने आगे बढ़कर उसका गला पकड़ा, उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया और ठंडी आवाज में कहा, ये जो अभी सजा मिली है ये तुम्हारी माँ के किए की वजह से है। घर जाकर अपनी माँ से कह देना कि वो अपनी खैर मनाए। मैं अपनी माँ की विदाई का बदला लेने बहुत जल्द आ रहा हूँ। ये मत भूलना कि मेरी माँ को किसने इस दुनिया से दूर किया था। मैंने उसे गले से पकड़कर ऊपर उठाया। उसका पीला चेहरा अब डर के मारे और भी नीला पड़ चुका था। मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर मैंने उसे झटके से छोड़ दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। उस पल उसे सच में महसूस हो गया था कि मैं उसका अंत कर सकता हूँ। उसके दिल में मेरे लिए गहरा डर बैठ गया था। मैंने उसे वहीं छोड़ा और वैन सैनजी की तरफ बढ़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे कसकर पकड़ रखा था और वो चीख रही थी। वो चिल्लाई, मुगे क्या तुम सच में पागल हो गए हो? वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची? मैं उसके पास गया, उसे ध्यान से देखा और पैनी नजरों से पूछा, क्या तुम उसे पसंद करती हो? वैन सैनजी कुछ नहीं बोली। कब्रिस्तान के सन्नाटे और हल्की रोशनी में उसने मुझे और मेरे पीछे खड़े दोनों सुरक्षा कर्मियों को देखा। उसने तुरंत अपनी चाल बदली और एक झूठी मुस्कान लाते हुए प्यार से बहलाने वाले अंदाज में कहा, मैं तो बस उसकी थोड़ी मदद कर रही थी। मैं जिससे सच में लगाव रखती हूँ वो तुम हो। वो इस वक्त मुझसे अपनी नफरत जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे हिस्से की जायदाद अभी तक उसके हाथ नहीं लगी थी। मैंने उसकी इस बात पर एक ठंडी हंसी हंसते हुए पूछा, मुझसे लगाव रखती हो? वेन सैनजी ने मासूम चेहरा बनाने की कोशिश की और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। जी बोदा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलत फहमी थी। तो क्यों नहीं गए? अगर मैं आज रात उस क्लब में चला जाता तो अब तक उस बूढ़े मालिक ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया होता और वेन सैनजी के लोग अब तक मेरी झूठी तस्वीरें भी खींच चुके होते। इस तरह उसे करोड़ों का सौदा भी मिल जाता और वो मेरे साथ अपनी सगाई भी आसानी से तोड़ देती। लेकिन मेरी एक चाल ने आज उसे इस कब्रिस्तान में ला खड़ा किया था। मैंने सुरक्षा कर्मियों की तरफ देखा और ठंडी आवाज में हुक्म दिया, इसके सारे कीमती कपड़े और चीजें यहीं छीन लो, इसके बाद मैं खुद उस क्लब में जाऊंगा। मैंने जी बोदा की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही ठंडी और सख्त आवाज में कहा,
तुम आगे बढ़ो और इसके सारे कीमती कपड़े और चीजें छीन लो। मैंने अपना फोन निकाला और शांति से इस पूरे तमाशे का वीडियो बनाने लगा। जी बोदा डर के मारे पीछे हटने लगा और चिल्लाया, तुम मेरे पास मत आओ। वैन सैनजी उसे इस हालत में देखकर थोड़ा झिझकी, लेकिन जब उसने पीछे खड़े खूंखार सुरक्षा कर्मियों को देखा तो उसने हिम्मत करके जी बोदा के कपड़े खींचने शुरू कर दिए। घबराहट में जी बोदा ने उसके चेहरे पे हाथ मार दिया। इस हरकत ने वेन सैनजी के गुस्से को भड़का दिया और उसने पलटकर एक जोरदार थप्पड़ जी बोदा को मार दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम पहले भी इस हालत में रह चुके हो, तो अब ये नाटक क्यों कर रहे हो? जी बोदा इस मार से सन्न रह गया। तभी वेन सैनजी ने अपनी चाल बदली और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाने लगी, गुस्सा मत करो, मैं ये सब हमारे भले के लिए कर रही हूँ। अगर हम दोनों के कपड़े छीने गए तो बहुत बदनामी होगी। थोड़ा रुक जाओ, मैं पहले इसे मीठी बातों में फंसा लेती हूँ और फिर इन दोनों सुरक्षा कर्मियों को पैसे देकर अपने साथ मिला लूंगी। इसके बाद हम इसी जगह इससे बदला लेंगे और तुम्हारी तकलीफ का हिसाब चुकता करेंगे। उसी पल मेरी माँ की कब्र पर एक काला कौवा आकर बैठ गया। उसकी काऊ काऊ की आवाज अचानक मेरे कानों में साफ शब्दों में बदलने लगी। ये औरत सुरक्षा कर्मियों को पैसे देकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने की बात कर रही है। ये सुनकर मेरी आंखें और ठंडी हो गईं। उधर वैन सैनजी की फुसफुसाहट जारी थी, इसका वीडियो बनाकर कल हम इससे सगाई तोड़ देंगे, फिर मुंह परिवार की सारी जायदाद तुम्हारी होगी और बाद में हम इसे उसी बूढ़े मालिक के हवाले कर देंगे। कौवे ने फिर से आवाज की, अरे ये औरत तो बिल्कुल इंसान कहलाने लायक नहीं है। ये तुम्हें धोखा भी देना चाहती है, सगाई भी तोड़ना चाहती है और तुम्हें उस बूढ़े आदमी के पास भी भेजना चाहती है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये तो हमसे भी बदतर है, पता नहीं तुम इसकी बातों में आओगे या नहीं। मैंने उस कौवे को इतनी गहराई से देखा कि वो डर कर वहाँ से उड़ गया। मेरा चेहरा गुस्से से बिल्कुल सफेद हो चुका था। मैंने उन दोनों का नाटक बीच में ही रोकते हुए कहा, वेन सैनजी, क्या तुम अभी भी काम पूरा नहीं करोगी या फिर यहीं पे कोई नया तमाशा दिखाना चाहती हो? मेरी ठंडी आवाज सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत झटके से जी बोदा के कपड़े खींच दिए, जिससे वो बेबस होकर खुद को छिपाने की कोशिश करने लगा। वेन सैनजी ने ऊपर देखा और मुझसे पूछा, मुगे क्या अब काफी है? मैंने बहुत ही शांत पर सख्त लहजे में कहा, इसके बाकी कपड़े भी हटाओ। वेन सैनजी ने हैरान और गुस्से में मुझे देखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही उसने सुरक्षा कर्मियों को आगे बढ़ते देखा, उसने तुरंत अपनी बात बदलते हुए जी बोदा से कहा, तुम मुझे मत रोको। जी बोदा ने हैरान होकर उसे देखा और वेन सैनजी ने उसकी चीख पुकार की परवाह किए बिना उसकी आखिरी बची चीजें भी छीन ली। जी बोदा जमीन पर सिमटकर फूट फूट कर रोने लगा। वैन सैनजी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि एक झूठी और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ मेरे पास आई और बोली, देखो मैं तो सिर्फ तुमसे ही लगाव रखती हूँ, वरना मैं इसके साथ ऐसा क्यों करती। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं तुरंत पीछे हट गया और मन ही मन हंसा कि ये अभी भी मुझे बेवकूफ बनाकर सुरक्षा कर्मियों को खरीदने का सपना देख रही है। मैं बिना कुछ कहे पीछे मुड़ा और वहाँ से जाने लगा। मैं सीधे अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और ड्राइवर से कहा, चलो घर चलते हैं, निंग मेरा इंतजार कर रही होगी। ड्राइवर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप किसी और जगह जाना चाहेंगे? मैंने अपनी आंखें खोली और बहुत ही गंभीर आवाज में दोहराया, मैंने कहा ना, निंग मेरा इंतजार कर रही है। वो तुरंत चुप हो गया। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि पहले छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने वाले लड़के के अंदर इतनी भारी और गंभीर आवाज छिपी होगी। जब मैं घर पहुंचा तो मुख्य सहायक जियान टोंग मुझे देखकर हैरान रह गया। मैंने सीधे उससे पूछा, क्या निंग नीचे आई थी? मेरी बात सुनकर शुअया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैडम लगातार ऊपर अपने कमरे में ही है, वो बाहर भी नहीं आई। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मैं नहाकर और सादे आरामदायक कपड़े पहनकर सीधे बाई निंग बिंग के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं और ऐसा लग रहा था मानो वो गहरी नींद में हो। मैंने धीरे से उसके ऊपर से चादर हटाई और पीछे से उसे बाहों में समेट लिया। जैसे ही मेरा चेहरा उसकी पीठ से छुआ, मुझे महसूस हुआ कि उसका शरीर अचानक से पूरी तरह अकड़ गया है। मैंने मुस्कुराते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, निंग मैं वापस आ गया हूँ। मुझे अच्छे से पता था कि वो सोई नहीं थी, बस मेरी एक बात रखने के लिए चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। यही तो है उसका मेरे लिए वो बेपनाह प्यार। लेकिन तभी मुझे लगा कि उसका शरीर बहुत ज्यादा कांप रहा था और उसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने उसे अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की। निंग मैं आ गया हूँ, आंखें खोलो और मुझे देखो। पर उसने आंखें बंद ही रखी। जब मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका माथा आग की तरह तप रहा था और चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया और फिर गीला तौलिया लाने के लिए उठने लगा। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा हिला, उसने अपने तपते हुए हाथों से मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। नींद और बेहोशी की हालत में वो बड़बड़ाई, मुगे मत जाओ। उसकी वो तड़प देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा। मैंने प्यार से उसे सहलाया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस तुम्हारे लिए तौलिया लाने जा रहा हूँ। लेकिन बाई निंग बिंग ने आंखें बंद रखते हुए भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और रोते हुए कहा, मुगे मैं बहुत अच्छी तरह सो रही हूँ, प्लीज मत जाओ। उसकी आवाज में वो कड़कपन बिल्कुल गायब था। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने खुद से कहा, पिछले जन्म में मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने इतने अच्छे इंसान की कदर नहीं की। मैंने फिर से उसे बहलाते हुए कहा, मैं यहीं हूँ, बस पानी लाने जा रहा हूँ। बेहोशी में वो बार बार एक ही बात दोहराए जा रही थी। उसी समय जियान टोंग दरवाजा खोलकर अंदर आया और ये नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से पानी लाओ ताकि इसका बुखार कम किया जा सके। लेकिन जियान टोंग तो जैसे मुझे देखकर पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसने हकलाते हुए
पूछा, क्या तुम सच में मूंगे हो? उसकी हैरानी लाजमी थी। आधे घंटे पहले तक मेरे चेहरे पर जो नकली दाग, धब्बे और काला रंग लगा था वो अब पूरी तरह साफ हो चुका था। मेकअप हटने के बाद मेरा असली गोरा रंग और बेहद आकर्षक नैन नक्श सामने आ चुके थे। एक बदसूरत दिखने वाले लड़के से अचानक बेहद खूबसूरत दिखने वाले इंसान में बदलना किसी के लिए भी हैरान करने वाला था। मेरे पास उसे समझाने का समय नहीं था। मैं चाहता था कि निंग जब आंखें खोलें तो वो सबसे पहले मेरा ये असली रूप देखे। असल में मैंने अपनी असलियत और सादगी को परखने के लिए एक बार दादी की सलाह मानकर खुद को बदसूरत बना लिया था, लेकिन पिछले जन्म में मैं दूसरों के बहकावे में आकर अपनी ही बर्बादी का कारण बन गया। तभी डॉक्टर मेई अपने बक्से के साथ कमरे में आए और मुझे बिस्तर के पास बैठा देखकर बोले, उन्होंने सीधे कहा, लगता है मिस बाई ने अच्छा किया जो उस बदसूरत मुगे को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह इस खूबसूरत लड़के को ले आई। जियान टोंग ने डॉक्टर को चुप कराने के लिए पागलों की तरह आंखों से इशारा किया, लेकिन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए और बोले, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है क्या? जियान टोंग ने फुसफुसाते हुए कहा, अब बस करो। लेकिन डॉक्टर मेई ने मेरी तरफ बिना देखे अपनी बकवास जारी रखी, अब तो नया इंसान आ गया है तो सच बोलने में क्या हर्ज है? वो मूगे तो सच में बहुत अजीब दिखता था। जियान टोंग ने बेबसी से अपना माथा पीट लिया और कहा, अरे यही मूगे हैं। डॉक्टर मेई ने थर्मामीटर हिलाते हुए कहा, अगर ये मूगे है तो मैं अभी इसी वक्त हाथ के बल उल्टा होकर यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। मैंने सीधे हाथ बढ़ाकर उनके हाथ से थर्मामीटर ले लिया। मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अगर तुम्हारे पास फालतू बकवास करने का समय है तो पहले निंग का इलाज करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए बाहर फेंकवा दूंगा। डॉक्टर मेई ये सुनकर बिल्कुल सन्न रह गए और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या सच में तुम मूगे हो? मैंने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए थर्मामीटर को बाई निंग बिंग के पास रख दिया। जियान टोंग ने डॉक्टर मेई को चिढ़ाते हुए कहा, अब उल्टा होकर बाहर जाने की तैयारी कर लो। जब मैंने थर्मामीटर बाहर निकाल कर देखा तो मेरी सांसें थम गईं। बुखार 39 डिग्री सेल्सियस था। डॉक्टर मेई ने बगल में खड़े होकर फिर से कड़वी आवाज में कहा, ये तो वही है जो तुम हमेशा से चाहते थे ना? तुम तो हमेशा यही चाहते थे कि मिस बाई को नुकसान पहुंचे। उन्हें लगा कि मैं अभी भी वही पुराना इंसान हूँ जो बाई निंग बिंग से नफरत करता था। मैंने सिर उठाकर केवल एक शब्द कहा, इलाज करो। जैसे ही डॉक्टर मेई ने मेरा असली चेहरा देखा, उनकी आंखें डर और हैरानी से पूरी तरह फैल गईं। डॉक्टर मेई अपनी हैरान करने वाली बातों से बाहर आए और झेंपते हुए पूछा, पर ये सब हुआ कैसे? मैंने संक्षेप में समझाया कि मैंने बाई निंग बिंग से कहा था कि वो चुपचाप सो जाए और मैं जल्द लौट आऊंगा। मुझे अंदाजा था कि वो मेरी इस बात को रखने के लिए खुद को सोने के लिए मजबूर कर रही थी। डॉक्टर मेई ने मेरी बात पर मुहर लगाते हुए कहा, हाँ वो बहुत थक चुकी थी, बारिश में भीगी और ऊपर से खुद को सोने के लिए सम्मोहित सेल्फ हिप्नोसिस कर लिया। इसी वजह से उसे इतना तेज बुखार आ गया है। उन्होंने दवा निकाली पर परेशान होकर बोले, लेकिन वो तो गहरे सम्मोहन में है, उसे जगाकर दवा कैसे खिलाएं? जियान टोंग ने भी फिक्र जताते हुए कहा, हाँ इस हालत में मैडम को जगाना बहुत मुश्किल है। मैंने बस शांत होकर लेटी हुई निंग को देखा और ठंडे लहजे में कहा, बाई निंग बिंग, अगर तुम अब भी नहीं जागी तो मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर मेई ने अविश्वास से कहा, इस गहरे सम्मोहन में तो उनके कान के पास ढोल नगाड़े बजाने से भी वो नहीं जागेंगी। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बाई निंग बिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। डॉक्टर मेई का मुंह खुला का खुला रह गया। जियान टोंग ने खुद के गाल पर थपथपाया जैसे वो डॉक्टर मेई की सिट्टी पिट्टी गुम होने पर हमदर्दी जता रहा हो। बाई निंग बिंग आंखें खोले सीधे मुझे ऐसे देख रही थी मानो मैं पानी पर बनी कोई परछाई हूँ जो छूते ही गायब हो जाएगी। मैंने उसे सहारा देकर बिस्तर के सहारे बिठाया और दवा उसके होंठों के पास लाते हुए कहा, दवा खा लो। लेकिन निंग ने मेरी हथेली पर रखी कड़वी गोलियों को देखकर नाक भौं सिकोड़ी और कहा, कड़वी है, नहीं खाऊंगी। डॉक्टर मेई ने फिर अपनी राय दी, मिस बाई को कड़वाहट पसंद नहीं है, वो ऐसे दवा नहीं खाएंगी। मैंने डॉक्टर की बात अनसुनी कर दी और निंग को देखते हुए अपनी आवाज को बेहद नरम बनाकर कहा, तुम चुपचाप दवा खा लो, मैं तुम्हें मीठी कैंडी दूंगा। डॉक्टर फिर बुदबुदाए, वो कोई बच्ची नहीं है जो। पर एक बार फिर हकीकत ने उनके दावों को झुठला दिया। निंग ने बिना कोई नखरा किए दवा गटक ली, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया और सीधे मेरी तरफ देखकर बोली, कैंडी? मैं हल्का सा मुस्कुराया, उसके करीब झुका और उसके होठों को चूम लिया। जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में समेटा, निंग का पूरा शरीर अकड़ गया और उसने धीरे से मुझे खुद से दूर धकेल दिया। उसने घबराते हुए कहा कि उसे डर है कि उसकी बीमारी मुझे न लग जाए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी लगी? उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, मीठी, सबसे मीठी। मेरा दिल पिघल गया। मैंने पानी का गिलास उठाया और कहा, अब पानी पी लो और चुपचाप सो जाओ, जब तुम जागोगी तो तुम्हें और भी मीठी चीज मिलेगी। एक बच्चे की तरह वादा पाकर उसने पानी पिया, लेट गई और खुद पर चादर डाल ली। चादर के अंदर उसने खुद को कस कर पिंच किया ताकि वो जान सके कि ये कोई सपना नहीं है और उसका मुंगे सच में वापस आ गया है। अगले ही पल उसने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना कड़ापन लौट आया और वो बोली, मुगे, तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अगर तुम फिर से भागने की कोशिश करोगे तो मैं मुंह परिवार और वैन सैन जी को तबाह कर दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी चादर को ठीक किया और कहा, ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं खुद तुम्हारे साथ मिलकर उनका सामना करूंगा। निंग को यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से खुद को चिकटी काटी। दर्द अब भी असली था। मैंने झुककर उसके तपते हुए माथे को चूमा और कहा, अब आंखें बंद करो और सो जाओ, वरना मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। निंग ने तुरंत आंखें बंद कर ली। बगल में खड़े डॉक्टर मेई ये सब देखकर पूरी तरह
दंग रह गए। उन्होंने जियान टोंग की कोहनी मारकर धीरे से पूछा, क्या इस पर किसी का साया आ गया है? उनके शब्द मेरे कानों तक पहुंच गए। मैंने सिर उठाकर डॉक्टर की तरफ देखा और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर साहब, अब आप अपने वादे के मुताबिक उल्टे हाथ के बल चलते हुए बाहर जा सकते हैं। धन्यवाद। जियान टोंग ने तुरंत डॉक्टर का बक्सा उठाया और चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, वादे के पक्के बनिए, वरना सब मजाक उड़ाएंगे। डॉक्टर मेई के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बेबसी से जमीन पर हाथ रखे और उल्टे होकर किसी कैंकड़े की तरह बाहर की तरफ जाने लगे। ये देखकर मेरी हंसी छूट गई। आंखें बंद किए लेटी निंग ने अपनी पलकों के बीच से मुझे हंसते हुए देखा तो उसका चेहरा अचानक उतर गया। उसे लगा कि डॉक्टर की वजह से मैं इतनी प्यारी मुस्कान बिखेर रहा हूँ। खैर, उनके जाने के बाद मैंने अपनी हंसी रोकी, चादर हटाई और सीधे निंग के पास बिस्तर पर लेट गया। मेरे ऐसा करते ही निंग का शरीर फिर से अकड़ गया और उसने अपनी सांसें रोक ली ताकि मुझे पता न चले कि वो केवल सोने का नाटक कर रही थी। अगले ही पल मैंने उसका हाथ पकड़ा और खुद को उसकी बाहों में समेटते हुए कहा, निंग, मुझे गले लगाओ। कमरे की हवा में अचानक एक अलग ही एहसास घुलने लगा। निंग मेरी खुशबू महसूस कर पा रही थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपनी भारी आवाज में खुद पर काबू पाते हुए कहा, मुगे, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। जब उसने मुझसे दूसरे कमरे में जाने को कहा तो मैंने उसकी बात मानने के बजाय उसकी बाहों में थोड़ा और हलचल की ताकि लेटने के लिए कोई आरामदायक जगह ढूंढ सकूं। मेरी इस हरकत पर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुगे, प्लीज शांत लेटे रहो। मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने कहा, मैं तो बस आराम से लेटने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तभी मेरी बात बीच में ही रुक गई और मेरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। मुझे साफ महसूस हुआ कि उसका शरीर अचानक से बहुत गर्म हो गया था और उसकी सांसें भी काफी तेज चलने लगी थीं। मेरे जरा सा हिलने पर ही उसका ये हाल हो गया था। बाई निंग बिंग सच में बहुत नटखट थी। जब उसने देखा कि मैं शर्म के मारे अब बिल्कुल शांत हो गया हूँ तो उसने शरारत करते हुए खुद को मेरे और करीब कर लिया और जानबूझकर थोड़ा हिली। मैं तो झेंप कर पूरी तरह लाल हो चुका था। मैंने कहा, बाई निंग बिंग, तुम हिलना बंद करो। उसने मुस्कुराते हुए बिल्कुल मेरी ही आवाज की नकल उतारी। मैं भी तो बस आराम से लेटने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने चिढ़कर कहा, तुम मेरी ही नकल उतार रही हो। पर आवाज में वो गुस्सा नहीं था। अंधेरे कमरे में उसने अपना सिर धीरे से मेरे सिर से टिकाया और कहा, तुम्हारे साथ यहाँ होना बहुत अच्छा एहसास है। उसे शांत देखकर ताकि वो फिर से कोई फालतू बात न सोचे, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उंगलियां फंसाकर कहा, निंग, अब सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ। लेकिन वो भारी आवाज में बोली कि उसे नींद नहीं आ रही है। कमरे का माहौल काफी गर्मा गया था। मैंने शर्माते हुए उससे एक वादा किया, तुम अभी सो जाओ, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। उसने पूछा, जो चाहूंगी वो? मैंने शर्माते हुए हामी भरी। जब उसने फिर कहा कि उसे नींद नहीं आ रही तो मैं उसकी तरफ घूमा और उसके होंठों पर एक प्यारा सा चुंबन देते हुए कहा, प्यारी बच्ची की तरह सो जाओ, ठीक होने पर हम फिर से करीब आएंगे। उसने मेरे कमर पर हाथ कस लिया जैसे वो पूरी तरह मुझ पर हक जताना चाहती हो। मैं तुरंत दूसरी तरफ घूमा और कहा, अब सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। उसे गहरी और डरावनी नींद से बचाने के लिए मैंने बेहद धीमी आवाज में लोरी गाना शुरू किया। सो जाओ मेरे प्यारे हमसफर। मेरी आवाज सुनकर निंग का अशांत मन धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और गहरी नींद में सो गई। वो सच में मेरे लिए बहुत कीमती थी, ये मैंने अपने दिल में महसूस किया। जहाँ हमारे बीच इतनी मिठास घुली हुई थी, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा हंगामा मच चुका था। अचानक से 3 बड़ी खबरें सोशल मीडिया पर छा गईं और वायरल हो गईं। अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं, नया कलाकार जी बोदा हुआ गिरफ्तार। उनकी कुछ बेहद अजीब और आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहे थे। उधर असलियत में वेन सैनजी और जी बोदा बिना कपड़ों के उस सुनसान कब्रिस्तान में एक दूसरे को पकड़े ठंड से कांप रहे थे। जी बोदा रोते हुए चिल्लाया, तुमने तो कहा था कि तुम मूगे को अपनी बातों में फंसाकर उससे बदला लोगी, तो फिर आज हम दोनों इस हालत में यहाँ क्यों पड़े हैं? उनके सारे कपड़े और पैसे छीने जा चुके थे और उन्हें इस वीरान जगह पर रात गुजारनी पड़ रही थी। वेन सैनजी चिढ़ चुकी थी। तभी ऊपर से एक काला साया गुजरा। जी बोदा डर कर वेन सैनजी से चिपक गया और रोते हुए बोला, वेन सैनजी, अगर किसी ने हमें देख लिया तो क्या होगा? कल सुबह हमारा क्या होगा? मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वेन सैनजी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, बाकी बातें कल सुबह सोचेंगे। लेकिन क्या वे इस हालत में 10 किलोमीटर दूर शहर तक पैदल जा सकते थे? मुझे बहुत चालाक निकला। वो देहाती लड़का अपनी औकात दिखा ही गया। सुबह की हल्की धूप निकलने तक वेन सैनजी ने पूरी रात सोचने के बाद जी बोदा से कहा, मुझे एक रास्ता मिल गया है। इससे न केवल हमारी मुसीबत टल जाएगी बल्कि मूगे पूरी तरह बदनाम हो जाएगा। जी बोदा की आंखों में चमक आ गई। क्या रास्ता है? वेन सैनजी ने कुटिलता से हंसते हुए अपनी जहरीली योजना बताई। मैंने मुंह परिवार की बड़ी बेटी से सगाई की बात की थी, पर ये तो नहीं कहा था कि वो मूगे ही होगा। तो हम उधर मेरी रात भी बहुत अच्छी नहीं गुजरी। मैं बार बार उठकर निंग का माथा छूता रहा। जब सुबह उसका बुखार पूरी तरह उतर गया तब जाकर मुझे चैन मिला। सुबह सुबह बालकनी पर चहकती हुई चिड़ियों की आवाज से मेरी आंख खुली। वे चहक रही थी।
इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना। और सुनो, वो आदमी कह रहा था कि वो मूंगे को बदनाम करके रहेगा और उसे किसी अमीर बूढ़े इंसान के पास भेज देगा। ये सुनते ही मैंने झटके से अपनी आंखें खोल दी और बालकनी पर बैठी उन दो छोटी गौरैया चिड़ियों की तरफ देखा। वे जो कुछ भी आपस में चहक रही थीं, मुझे उनका एक एक शब्द बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा था। मैं तुरंत शांत हो गया। जब इस दुनिया में मेरा दोबारा जन्म होना ही एक चमत्कार है, तो पक्षियों की भाषा समझ आना कौन सी बड़ी बात थी। मैं नंगे पैर बालकनी की तरफ गया और प्यार से उन गौरैया चिड़ियों से पूछा, तुम दोनों अभी क्या कह रही थीं? उन्होंने आगे क्या योजना बनाई है? अचानक एक इंसान को अपनी भाषा में बात करते देख वे दोनों नन्ही चिड़ियां बुरी तरह घबरा गईं और फड़फड़ाते हुए उड़ने लगीं। अरे बाप रे, ये इंसान तो हमारी बात समझता है, भागो यहाँ से वरना ये हमें पकड़ लेगा। वे थोड़ा ऊपर उड़ी, लेकिन फिर कौतूहलवश वापस घूमकर मेरे पास आईं और अचरज से मुझे देखने लगीं। एक ने कहा, क्या ये सच में हमारी भाषा समझता है? क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में बड़े कौवे भाई बात कर रहे थे कि इसे पक्षियों की बोली समझ आती है? ची ची, मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। बड़े कौवे भाई से उनका मतलब जरूर कब्रिस्तान वाले उसी कौवे से था। दोनों चिड़ियां वापस बालकनी की मुंडेर पर आ बैठी। उनका डर अब कौतूहल में बदल चुका था। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में हमारी बात समझ रहे हो? तुम्हें पता है हम क्या कह रहे थे? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम लोग उसी धोखेबाज जोड़ी के बारे में बात कर रही थी जिन्हें कब्रिस्तान में बेबस छोड़ दिया गया था। एक चिड़िया ने पंख फड़फड़ाकर कहा, उन्हें कुत्ता मत कहो, ये तो वफादार कुत्तों का अपमान होगा। ची ची। उनकी मासूमियत देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने पूछा, अच्छा मुझे बताओ कि वे क्या योजना बना रहे हैं? दोनों गौरैया चिड़ियों ने चहकते हुए वेन्सैन की उस जहरीली और घिनौनी साजिश का एक एक हिस्सा मेरे सामने खोलकर रख दिया। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मैंने मन ही मन कहा, वेन्सैन जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर तुम इस हद तक गिर सकती हो तो अब मेरा सामना करने के लिए तैयार रहो। मेरे अंदर से उठ रहे गुस्से और कड़े तेवरों को भांपकर वे दोनों नन्ही चिड़ियां डर से कांपने लगीं। मैंने मुस्कुराते हुए उंगली से उनके कोमल पंखों को सहलाया और कहा, घबराओ मत, जानकारी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्यार देखकर उनका डर दूर हो गया और वे मेरे हाथ के और करीब आ गईं। एक चिड़िया बोली, तुम्हारे पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ची ची। यहाँ तक कि नन्ही चिड़ियां भी मेरे करीब रहना चाहती थीं। मैंने कमरे के अंदर गहरी नींद में सोई बाई निंग बिंग की तरफ देखा और अपने होंठों पर उंगली रखकर चिड़ियों से कहा, मेरी निंग अभी सो रही है, थोड़ा धीरे बोलो ताकि उसकी नींद खराब न हो। चिड़ियों ने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर ली और आपस में फुसफुसाने लगी। क्या इसे ही इंसान अपनी जीवन साथी से प्यार जताना कहते हैं? ये तो हमें मीठी बातों से बहला रही है। ची ची। मैंने उनके नन्हे सिर को प्यार से थपथपाया और उन्हें उड़ने का इशारा करते हुए कहा कि वे जब चाहे अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ सकती हैं। वे खुशी से चहकती हुई उड़ गईं। मैं वापस बिस्तर पर आया और अपना फोन खोलकर सोशल मीडिया देखने लगा। सोशल मीडिया पर वेन्सैन जी और जी बोदा की पुलिस के साथ वाली तस्वीरें हर तरफ छाई हुई थीं। लोगों की प्रतिक्रियाओं का तांता लगा हुआ था। कोई लिख रहा था, वेन्सैन जी कितनी धोखेबाज है, सगाई होने के बाद भी वो ऐसा काम कर रही थी। तो कोई जी बोदा को कोस रहा था। लेकिन तभी अचानक कुछ लोगों ने बात घुमाना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि मूंगे गांव का एक अनपढ़ और बदसूरत लड़का है। वेन्सैन जी ने अगर एक सुंदर लड़के को चुना तो इसमें क्या गलत है? अगर मैं भी उसकी जगह होती तो किसी सुंदर लड़के को ही चुनती। तभी मेरी नजर एक जाने पहचाने नाम पर पड़ी। गुआ शाओए नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल उन सभी लोगों को करारा जवाब दे रहा था जो मेरे खिलाफ लिख रहे थे। वो आईडी पूरी ताकत से मेरे सम्मान की रक्षा के लिए इंटरनेट पर लड़ रही थी। उसे इस तरह मेरे लिए खड़ा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और गला भर आया। मैंने धीरे से बुदबुदाया, भैया। मेरा सगा ममेरा भाई था जो मुझसे केवल 3 महीने बड़ा था। पिछले जन्म में मुझे गलतफहमी थी कि वो मुझसे नफरत करता है और हमारी संपत्ति हड़पना चाहता है, इसलिए मैं हमेशा उससे लड़ता रहता था। लेकिन अंत में उसने ही अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया था और खुद दुनिया से चला गया था। दम तोड़ने से पहले उसने खून से लथपथ हालत में मुस्कुराते हुए मुझसे कहा था, क्या तुम मुझे एक बार भैया कहोगे? लेकिन मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं पाया था और वो हमेशा के लिए सो गया। इस जन्म में मैं उस दर्दनाक इतिहास को दोबारा कभी दोहराने नहीं दूंगा। मैं इस जन्म में उसके लिए सबसे बेहतरीन गाने लिखूंगा, उसकी अभिनय कला को दुनिया के सामने लाऊंगा और उसे एक बहुत बड़ा सितारा बनाऊंगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा और हर उस इंसान को सबक सिखाऊंगा जो हमारे खिलाफ साजिश रचेगा। मैंने तुरंत पहला कदम उठाने का फैसला किया। पिछली जिंदगी में दूसरों के बहकावे में आकर मैंने उसे खुद अपने हाथों से घर से बाहर निकाल दिया था। आज कांपते हाथों से मैंने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक लिस्ट से हटाया और उसे बातचीत शुरू करने का संदेश भेजा। उधर अपने आलीशान कमरे में हरी विग लगाए गुआ शाओए पागलों की तरह अपने फोन पर उंगलियां चला रहा था और इंटरनेट पर मेरे दुश्मनों को जवाब दे रहा था। उसका मैनेजर जियान जिन जम्हाई लेते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, आप पिछले 5 घंटों से लगातार टाइप कर रहे हैं, क्या आपकी उंगलियों में दर्द नहीं हो रहा? गुआ शाओए ने बिना सिर उठाए गुस्से में कहा, तुम जाकर सो जाओ, मेरे पास फालतू समय नहीं है। जो कोई भी मेरे भाई मूंगे के बारे में बुरा लिखेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर रोने जैसी सूरत बनाकर बोला, छोटे मालिक, आप एक बेहतरीन अभिनेता और गायक हैं, क्या हम अपने करियर पर थोड़ा ध्यान देकर इन विवादों से दूर नहीं रह सकते? मेरा भाई गुआ शाओए इस चकाचौंध वाली दुनिया में अपनी बेबाकी और गुस्से के लिए बदनाम था। लोग उसे सिर्फ उसकी शानदार और खूबसूरत शक्ल की वजह से जानते थे, लेकिन उसकी हरकतें हमेशा अजीब होती थीं। तेज गाड़ी चलाना, झगड़े करना
करना और सोशल मीडिया पर किसी से भी भिड़ जाना। यहाँ तक कि उसकी एक्टिंग को लोग बच्चों जैसा बताते थे। लेकिन गुआ शाओए को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैनेजर ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, छोटे मालिक, आपका गाना इतना लोकप्रिय हुआ था, लेकिन मुगे ने आप पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिसकी वजह से गुआ शाओए ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मेरा भाई खुश रहना चाहिए, बस वो मेरा इकलौता छोटा भाई है, मुझे उसका हर नखरा उठाना ही होगा। तभी उसके फोन पर घंटी बजी। मुगे ने आपको मित्र बनाने का अनुरोध भेजा है। गुआ शाओए के हाथ थम गए। वो पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने बिना सोचे समझे उस अनुरोध को खारिज रिजेक्ट कर दिया। जब मेरे पास अनुरोध खारिज होने का संदेश आया तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने दोबारा उसे अनुरोध भेजा। गुआ शाओए फिर से सोच में डूब गया कि ये मुगे इस बार कौन सा नया तमाशा करने की सोच रहा है। उसने तुरंत टाइप किया। उसने लिखा, जब तुम्हारा मन करता है तुम मुझे ब्लॉक कर देते हो, और जब मन करता है बातचीत शुरू करना चाहते हो। क्या मेरी कोई साख नहीं है? मैं इस अनुरोध को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उसके इस बचपने पर मुझे हंसी आ गई। मैंने फिर से अनुरोध भेजा और सिर्फ 3 शब्द लिखे, भैया मान जाओगे? भैया शब्द पढ़ते ही गुआ शाओए का दिल पूरी तरह पिघल गया। अगले ही पल जो इंसान अभी मना कर रहा था, उसने तुरंत दोस्ती का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसी समय बाई निंगबिंग की आंखें खुल गईं। उसने मुझे फोन पर मुस्कुराते हुए देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कड़क आवाज में पूछा, तुम किससे इतनी खुशी खुशी बात कर रहे हो? क्या मैं उस वैनसैन जी का काम तमाम कर दूं? इससे पहले कि मैं जवाब देता, मुझे उसकी आंखों में जलन महसूस हुई। मैंने फोन साइड में रखा और उसका माथा छूकर कहा, तुम्हारा बुखार उतर गया है। निंग ने ठंडी आवाज में हामी भरी और उठकर बिस्तर से नीचे जाने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। निंग, अभी तो सुबह की राम राम भी नहीं हुई। उसने मुझे देखा तो मैंने आगे बढ़कर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल रात हमने वादा किया था कि जब तुम्हारा बुखार उतर जाएगा तो हम करीब आएंगे, कुछ इस तरह। और मैंने आगे बढ़कर उसके होंठों को चूम लिया। वो पूरी तरह सन्न रह गई। उसने होश संभालते हुए मुझे खुद से दूर धकेला। पहले बताओ तुम चाहते क्या हो? लेकिन मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और दोबारा उसके होंठों को चूमकर उसकी बात बंद कर दी। निंग ने मुझे फिर से पीछे धकेला, पर इस बार उसकी आंखों में गहरा लगाव साफ दिख रहा था। मुगे, तुम बार बार इस तरह की शरारत मत करो। मैंने शरारती आंखों से उसे देखा। क्या तुम्हें करीब आना नहीं आता? निंग सोच में पड़ गई कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने उसकी ठुड्डी को छुआ और मुस्कुराकर कहा, अगर नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। मेरा ये अंदाज देखकर वो पूरी तरह उलझन में पड़ गई। उसने कहा, मुगे तुम पहले अपनी शर्त बताओ। मैं मुस्कुराया। मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, इतनी सी बात है। ये कहते हुए मैंने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार मेरा अंदाज थोड़ा अधिकार जताने वाला था। धीरे धीरे उसने भी संकोच छोड़कर मेरा साथ देना शुरू किया, लेकिन वो इस सब में इतनी अनजान थी कि हड़बड़ाहट में उसके दांत मेरे होंठ पर लग गए। मेरे मुंह से दर्द की एक हल्की सी चीख निकली और होंठ से थोड़ा खून बहने लगा। इस खून को देखकर निंग का सारा जोश पल भर में शांत हो गया। वो घबराकर बोली, क्या तुम ठीक हो? मैंने अपने होंठों को छुआ और उसकी घबराहट देखकर जोर से हंस पड़ा। निंग, क्या ये तुम्हारा पहला एहसास था? ये सुनते ही निंग का चेहरा कान तक लाल हो गया। हड़बड़ाहट में होंठ पर चोट लग जाना उसके लिए बेहद शर्मिंदा करने वाला था। मैं उसके और करीब गया। सच बताओ, क्या कल रात और आज का ये पल तुम्हारा पहला अनुभव था? उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से हामी भरी, पर तभी उसने अचानक चौंक कर सिर उठाया। उसे लगा कि मेरा ये अंदाज बहुत सहज था, जबकि वो खुद एक नौसिखिए की तरह घबरा रही थी। क्या इसका मतलब ये था कि मैंने वैनसैन जी के साथ? ये सोचते ही बाई निंगबिंग की सांसें थम गईं और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जब निंग को लगा कि मैंने वैनसैन जी के साथ वक्त बिताया है तो जलन ने उसे पूरी तरह घेर लिया। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो वैनसैन जी का मुंह हमेशा के लिए बंद करवा देगी। तभी अचानक बाई निंगबिंग ने मुझे बिस्तर पर पीछे की तरफ धकेल दिया और बेहद संभल कर वह प्यार से मेरे होंठों को चूम लिया। उसने मेरे होंठ के उस घाव को बहुत आराम से छुआ जहां उसके दांत लग गए थे। वो तब तक मुझे अपनी बाहों में समेटे रही जब तक कि मेरे पूरे वजूद पर सिर्फ उसी का एहसास न छा गया। उसने मुझे अपने पास कसकर रोके रखा और हक जताते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ मेरा ही एहसास होना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और कहा, कल रात का वो पल मेरी जिंदगी का भी पहला एहसास था। ये सुनते ही निंग की उदास आंखों में एक अनोखी चमक लौट आई। इसका मतलब था कि वैनसैन जी कभी मेरे करीब नहीं आई थी। मैंने उसके होंठ को हल्के से छूते हुए आगे कहा, मैं जिंदगी भर हर जन्म में तुम्हारे इसी प्यार का साथ चाहता हूँ। मेरी इस बात से निंग का दिल खुशी से झूम उठा। वो एक बार फिर मेरे करीब आने ही वाली थी कि तभी फोन की कर्कश घंटी बज उठी। निंग की आंखों का वो भोलापन पल भर में गुस्से में बदल गया। वो बेहद चिढ़ गई कि किसी ने हमारे बीच खलल डाला। मैंने तुरंत फोन उठाया, पर उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो किसी भी वक्त गुस्सा हो जाएगी। फोन पर नाम देखकर मैं चौंक गया। ये मेरे सौतेले पिता झू चेन का फोन था। मैंने फोन उठाते ही तुरंत कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उधर से उनका चिल्लाने का स्वर सुनाई दिया, मुगे देखो तुमने क्या बकवास की है। तुमने अपने भाई का करियर बर्बाद कर दिया। तुम उन्हें उस हालत में कब्रिस्तान में कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है? कोई अपने भाई के साथ ऐसा करता है क्या? इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही। अपने बेटे और मू ग्रुप का नाम बचाने के लिए वे जी बोदा को आगे करने वाले थे। उन्होंने आगे कहा, हम मीडिया में ये ऐलान करने वाले हैं कि वैनसैन जी के मंगेतर हमेशा से जी बोदा ही थे और तुम वो तीसरे इंसान हो जो अपनी होने वाली भाभी को छीनना चाहते थे। फोन की आवाज इतनी तेज थी कि मुझे उसे कान से लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
मैंने ठंडे लहजे में पूछा। शुरुआत में वेन सैन जी से सगाई मेरी तय हुई थी, अब आप लोग न सिर्फ इंसान बदल रहे हैं बल्कि उल्टा मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं, तो फिर मेरे सम्मान का क्या? ये मैंने उन्हें सुधरने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन झों चेन ने मुझे धमकी देते हुए कहा, तुम तो गाँव से आए एक सीधे साधे लड़के हो, तुम्हारा क्या सम्मान? तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मैं धीमे से हंसा। मैं इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हूँ। झों चेन ने कड़े लहजे में हुक्म सुनाया, तुम्हें मानना ही होगा। वेन सैन जी के मंगेतर तुम्हारे भाई हैं, तुम नहीं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें खुद अपने मुंह से ये कहना होगा कि जी बोदा अब से मुंह परिवार का हिस्सा है। मैं उनके इस ठंडे व्यवहार से पहले से ही वाकिफ था। मैंने तंज कसते हुए पूछा, क्या जी बोदा इस काबिल भी है कि वो मुंह परिवार का नाम इस्तेमाल कर सके? मेरे इस बदले हुए अंदाज से झों चेन हैरान रह गए। मेरी मुस्कान और गहरी हो गई। झों चेन, आप सिर्फ इस घर में ब्याह कराए दामाद हैं। मेरा नाम मेरी माँ के परिवार से जुड़ा है और ये पूरा मुंह ग्रुप भी मेरी माँ का है। जी बोदा आपकी अपनी संतान है, उसका मेरी माँ के खून से कोई रिश्ता नहीं है। जब वो इस परिवार के नाम के काबिल नहीं है तो आप खुद इस ग्रुप पर हक जताने वाले कौन होते हैं? दामाद शब्द झों चेन की जिंदगी की सबसे दुखती रग थी। वो तुरंत गुस्से से पागल हो गए। मुगे, तुम्हारे पंख कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं, है ना? मैं हंसा। झों चेन, मुंह परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने का सपना देखना छोड़ दीजिए, ये हमेशा मुंह परिवार की ही रहेगी। मैंने आगे कहा, आप लोगों की यहाँ कोई औकात नहीं है। मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में कैसे उन्होंने मुंह ग्रुप का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम कर दिया था और मुझे घर से बेदखल कर दिया था। अगर उस वक्त बाई निंग बिंग न होती तो मैं बहुत पहले ही सब कुछ खो चुका होता। मैंने अपना सिर उठाया और निंग के गाल पर एक जोरदार चुम्बन लिया जिसकी आवाज काफी तेज थी। निंग ने सिर झुका लिया पर उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। फोन की दूसरी तरफ झों चेन ने ये आवाज सुनी तो वो और जोर से चिल्लाए, मुगे, तुम वहाँ किस लड़की के साथ घूम रहे हो? तुरंत वापस घर आओ। वो मेरी बातों से पूरी तरह बौखला चुके थे। मैंने शरारती अंदाज में कहा, अरे ये तो बाई निंग बिंग है, वही तीसरी मैडम जिनसे आप हमेशा रिश्ता जोड़ना चाहते थे पर कभी जोड़ नहीं पाए। निंग ने हैरान होकर मुझे देखा कि मैंने उसके बारे में अपने परिवार से बात की, लेकिन झों चेन उधर से हंसे। उन्होंने तंज कसा, जरा आईना देखो, वो अमीर घराने की लड़की तुम जैसे सीधे साधे लड़के को क्यों पसंद करेगी? सपने देखना बंद करो। सुबह 10 बजे से पहले वेन परिवार के घर पहुंचो। आज ही जी बोदा और वेन सैन जी की सगाई का जश्न मनाया जाएगा। अगर तुम सीधे सीधे आ गए तो मैं तुम्हारे लिए कोई साधारण सी लड़की ढूंढ दूंगा, वरना। उन्होंने कड़े लहजे में कहते हुए तुरंत फोन काट दिया और मुझे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। मैंने फोन में सुरक्षित हुई उस रिकॉर्डिंग को देखा और एक गहरी मुस्कान बिखेरी। वेन सैन जी की सगाई का जश्न, ये तो उन लोगों को सबक सिखाने का सबसे बेहतरीन मौका था। खुद चलकर आ रहे इस मौके को मैं भला कैसे हाथ से जाने दे सकता था। फोन कटने के बाद बाई निंग बिंग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसने बेहद कड़े लहजे में सिर्फ 2 शब्द कहे, तुम नहीं जाओगे। उसे अभी भी लग रहा था कि मैं उसे खुश करने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि वापस जाकर वेन सैन जी से नाता जोड़ सकूं। मैंने उसकी शर्ट का कोना पकड़ा और बच्चों की तरह मचलते हुए मिन्नत करने लगा, पर बाई निंग बिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका इरादा अटल था। मैंने हार नहीं मानी। सीधे आगे बढ़कर उसकी बाहों में खुद को समेटा और उसके गाल पर एक प्यारा सा चुंबन देते हुए पूछा, प्लीज मुझे जाने दो ना। वो फिर भी बिल्कुल शांत रही, यहाँ तक कि उसने धीरे से मेरा हाथ हटाया। उसका ये अंदाज बेहद बेबाक और दबंग था। वो सच में अपने इरादों की पक्की थी, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि पूरी दुनिया में बाई निंग बिंग ही एक ऐसी इंसान है जो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगले ही पल मैं बिस्तर से उठा और सीधे उसकी बाहों में कूद गया। उसने तुरंत मुझे संभालते हुए थाम लिया। मैंने फिर से उसके करीब जाकर उसके होंठों को चूम लिया। उसने बेबसी और बेहद लाड से बुदबुदाया, तुम चाहे जितनी बार भी चूम लो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उसे लगा कि मैं भागने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके होंठों को एक बार फिर चूमा और वो बात कही जिसने उसे चौंका दिया, मैं वहाँ वेन सैन जी से हमेशा के लिए नाता तोड़ने जा रहा हूँ, उनसे कोई रिश्ता जोड़ने नहीं। बाई निंग बिंग ने झटके से अपना सिर उठाया। नाता तोड़ने? वो मेरी आंखों में सच तलाशने लगी। उसे लगा कि ये मेरी कोई नई चाल है। मैंने बेहद गंभीर होकर कहा, हाँ, हमेशा के लिए सब खत्म करने, ताकि हम दोनों बिना किसी रुकावट के पूरी गरिमा के साथ एक दूसरे के हो सकें। मेरी बात सुनकर उसका पक्का इरादा डगमगा गया। मैंने थोड़े रूठने वाले अंदाज में कहा, निंग, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता? क्या तुम भी एक बार मुझ पर यकीन नहीं करोगी? मुझे रोने जैसी सूरत में देखकर उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। वो मेरा ये रूप बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और उसके होंठों पर एक और चुम्बन जड़ दिया। एक बार और चूमने पर मान जाओगी ना? निंग ने बनावटी सख्ती दिखाते हुए कहा, नहीं, कम से कम एक बार और तो बनता है। फिर क्या था, मैं किसी नन्हे पक्षी की तरह बार बार उसके होंठों को चूमने लगा। अब तो मान जाओ निंग। और फिर मैंने वो खास शब्द कह दिया जिसने उसे पूरी तरह सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा, मेरी जीवन संगिनी। ये सुनते ही उसके मुंह से तुरंत निकल गया, ठीक है। कहते ही उसे लगा कि उसने बहुत जल्दी हामी भर दी, पर मैं खुशी से झूम उठा और उसके गाल को चूमते हुए कहा, निंग, तुम सबसे अच्छी हो, मुझे तुमसे बहुत लगाव है। निंग ने मन ही मन सोचा कि कोई बात नहीं, ये जितनी बार भागेगा मैं उतनी बार इसे वापस ले आऊंगी। उधर मैं खुशी खुशी अलमारी से कपड़े निकालने लगा। मैंने खुशी खुशी कपड़े चुनते हुए कहा, निंग, तुम बहुत सारे पटाखों का इंतजाम करवा दो। जैसे ही मैं उस इलाके में पहुंचूं, पटाखे चलते रहने चाहिए ताकि इस रिश्ते के टूटने का जश्न मनाया जा सके। बाई निंग बिंग की सांसें पल भर के लिए थम गईं। उसने देखा
कि मैं उसके सामने ही कपड़े बदलने लगा था। मैंने अपनी शर्ट उतारी और उसकी तरफ मुड़कर पूछा, हाँ, इस खुशी में कोई बड़ा जश्न रखना कैसा रहेगा? निंग मेरी तरफ फटी आंखों से देखती रह गई। मैंने जब उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनी तो मुड़कर देखा और चौंक गया। अरे, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। उसकी नाक से खून की एक पतली लकीर आ रही थी। मैं तुरंत टिश्यू पेपर लेकर उसकी तरफ लपका और उसका सिर ऊपर करने को कहा, पर उसने सिर ऊपर नहीं किया, बल्कि वो लगातार मुझे ही देखती रही। वो जितना देख रही थी उसका ध्यान उतना ही भटक रहा था और नाक से खून और तेजी से बहने लगा था। उसने अपनी भारी और लड़खड़ाती आवाज में मुझसे कहा, तुम पहले अपने कपड़े पहन लो तो शायद ये ठीक हो जाएगा। मैंने खुद को देखा और तब मुझे समझ आया कि मैं बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा था। ये गंभीर दिखने वाली लड़की मुझे इस हालत में देखकर इतनी झेप जाएगी मैंने सोचा नहीं था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर मैंने कपड़े पहनने में जल्दबाजी नहीं की। मैं उसके और करीब गया और शरारत से कहा, तो फिर थोड़ा और देखकर आदत डाल लो, वरना आगे जब भी मैं इस तरह सामने आऊंगा तुम्हारा यही हाल होगा क्या? निंग को लगा कि अगर वो यहाँ और रुकी तो खुद पर काबू खो देगी। उसने अपनी नाक पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोली, बहुत अच्छे, मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये कहते हुए वो किसी डरे हुए नन्हे खरगोश की तरह फुर्ती से वॉशरूम की तरफ भाग गई। मैं उसकी पीठ को जाते देख अपनी हंसी रोक नहीं पाया। पिछली जिंदगी में मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि बाहर से इतनी शांत और दबंग दिखने वाली बाई निंग बिंग अंदर से इतनी मासूम और शर्मीली भी हो सकती है। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के एक खूबसूरत सफेद शर्ट और मैचिंग पैंट चुनी, जिसमें मेरा लुक काफी आकर्षक लग रहा था। कपड़े बदलने के बाद भी मैं वहां से गया नहीं, बल्कि निंग के बाहर आने का इंतजार करने लगा। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब वो बाहर नहीं आई तो मुझे थोड़ी फिक्र हुई और मैंने आवाज लगाई, निंग, तुम अभी तक बाहर नहीं आई? तभी वॉशरूम के अंदर से बाई निंग बिंग की थोड़ी घबराई हुई आवाज आई, कुछ नहीं हुआ है। उसने आगे कहा, तुम मेरे इरादा बदलने से पहले तुरंत यहाँ से चले जाओ। मुझे उसकी सांसों की रफ्तार कुछ ठीक नहीं लगी, जिससे मेरी फिक्र और बढ़ गई। मैंने पूछा, निंग, तुम सच में ठीक हो ना? तुम्हारी सांसें इतनी भारी क्यों हैं? क्या तुम्हारे घाव में फिर से दर्द हो रहा है? अंदर से आवाज आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर उसका लहजा लगातार बिगड़ता जा रहा था। अपनी चिंता के कारण मैंने बिना सोचे समझे सीधे दरवाजा खोल दिया। निंग! बाई निंग बिंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह अंदर आ जाऊंगा। वो वहीं पूरी तरह जम गई। उसने झटके से तौलिया उठाकर खुद को ढकने की कोशिश की, पर उसका चेहरा शर्म से इतना लाल हो चुका था मानो वहां से खून टपक पड़ेगा। वो मुझ पर चिल्लाई, बाहर जाओ। उसे इस हालत में देखकर मेरा अपना चेहरा भी कान तक लाल हो गया। मैं हड़बड़ाते हुए बोला, तुम जारी रखो, और पैर पटकते हुए तुरंत बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं धड़धड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे भागा। मुझे एहसास हुआ कि बाहर से बेहद गंभीर दिखने वाली बाई निंग बिंग अंदर से कितनी शर्मीली और नटखट थी। नीचे खड़ी जियान टोंग ने जब मुझे इस तरह बदहवास भागते हुए देखा जैसे मेरे पीछे कोई शिकारी लगा हो, तो उसने चौंक कर पूछा, मुशावे, आप ठीक तो है ना? मैंने जबरदस्ती खुद को शांत दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। सुनो, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, कुछ सामान लाना है। जियान टोंग ने सिर हिलाया और पूछा, और मैडम कैसी हैं? बाई निंग बिंग का नाम सुनते ही मेरा चेहरा और लाल हो गया। वो ठीक हैं, बस उन्हें थोड़ी गर्मी लग गई है। तुम तुरंत किसी इवेंट कंपनी से संपर्क करो, हमें एक बड़े जश्न की तैयारी करनी है। जियान टोंग ये सुनकर फटी आंखों से मुझे देखने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा अजीब है। मैडम इतनी बीमार हैं, इतना तेज बुखार है, और ऊपर से ये लोग अभी से किसी जश्न की तैयारी कर रहे हैं। जियान टोंग के चेहरे पर हैरानी देखकर मेरा चेहरा शर्म से और तमतमा उठा। मैंने तुरंत सफाई देते हुए कहा, अरे वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ये निंग के लिए नहीं है। ये सुनकर जियान टोंग की उलझन और बढ़ गई। अगर मैडम के लिए नहीं है तो आप मुझसे ये सब सामान मंगवा रहे हैं, ये तो और भी अजीब है। मैंने देखा कि मैं जितनी सफाई दे रहा था बात उतनी ही उलझती जा रही थी, इसलिए मैंने बात काटना ही बेहतर समझा। तुम बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, बहुत सारे गुब्बारे, सजावट का सामान और खूब सारा रिफ्रेशमेंट ड्रिंक ले आओ। जियान टोंग मेरी बातें सुनकर पूरी तरह चकरा गई थी। वो अपना दिमाग दौड़ाने लगी कि मू शाओए आखिर करना क्या चाहते हैं। इतना सारा सजावट का सामान और ड्रिंक्स का इंतजाम, क्या उनका कोई अनोखा शौक है? लेकिन मैंने बस एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और मेरी आंखों में चमक आ गई। ये सब उन धोखेबाजों को सबक सिखाने के लिए है। मैंने आगे कहा, तुम जल्दी जाओ, हाँ, और जितने भी स्वागत दुआ बन सके उतने बनवाओ, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा। जियान टोंग पूरी तरह उलझ चुकी थी, पर उसने सब नोट किया और बाहर चली गई। बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले बाई निंग बिंग को फोन लगाया। फोन पर निंग की आवाज बेहद शांत पर कड़क थी। वो जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसा ही करो। जियान टोंग भले ही हैरान थी, पर उसने हुक्म का पालन किया। उधर मैंने सोचा कि सिर्फ इतना करना काफी नहीं होगा। तभी चहकती हुई वे दोनों नन्ही चिड़ियां उड़कर सीधे मेरे कंधे पर आ बैठी। वे इस बात से बेहद रोमांचित थीं कि मुझे उनकी भाषा समझ आती है। एक ने चहक कर कहा, क्या हम नया धमाका करने वाले हैं? ची ची। दूसरी ने थोड़ी शिकायत की, अगली बार से खिड़की के पर्दे लगा लिया करो, वरना हम सब देख लेती हैं। मैंने मुस्कुराकर उसके नन्हे सिर को छुआ। मैंने उनसे कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जाओ और अपने बड़े कौवे भाइयों को बुला कर लाओ। चिड़ियां खुशी से पंख फड़फड़ाने लगी। कैसा काम, कैसा काम? मेरी आंखों में एक शरारती और गहरी चमक आ गई। उन बहुत सारे कौवों को इकट्ठा करो और सीधे उस वेन परिवार के विला के ऊपर ले जाकर बिठा दो। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या तुम लोग अन्य छोटे जीवों और
जानवरों से भी बात कर सकते हो? चिड़ियों ने चहक कर कहा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जब उन्हें समझ आया कि कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है तो वे बेहद उत्साहित हो गईं। मैंने सिर हिलाया, तो फिर गली के उन सभी बेसहारा कुत्तों को भी बुला लो। उनसे कह देना कि इसके बाद उन्हें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। उन सबकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। हमारा ये इलाका हजारों एकड़ में फैला था, जो किसी बड़े महल से कम नहीं था। यहाँ ऐसे जीवों को रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने उनसे आगे कहा, और हाँ, वहाँ चल रही हर बात पर पूरी नजर रखना। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत आकर मुझे बताना। मेरी आंखों में एक गंभीरता छा गई। पिछली जिंदगी में वैन सैन जी ने मेरा अपमान करके नाता तोड़ा था, पर इस जन्म में सब कुछ बदल चुका था। मुझे हर एक चाल पर अपना पूरा नियंत्रण रखना था। दोनों नन्ही चिड़ियों ने पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस की और वे बेहद खुशी खुशी अपने काम पर निकल गईं। उनके जाने के बाद भी बाई निंग बिंग वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। अंदर के उस शर्मनाक पल को याद करके मेरा चेहरा फिर से गुलाबी हो गया। मैंने सीधे बाहर जाने का फैसला किया और उसे फोन पर एक संदेश भेज दिया। उधर वॉशरूम के अंदर बाई निंग बिंग अब अपने कड़े और शानदार काले रंग के बिजनेस सूट में तैयार हो चुकी थी, जिसमें उसका रूप हमेशा की तरह बेहद प्रभावशाली और कीमती लग रहा था। उसने फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ मेरा संदेश देखा। संदेश भेजने वाले का नाम लिखा था, तुम्हारा मूगे। संदेश में लिखा था, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम चुपचाप घर पर रहकर आराम करोगी। आज दफ्तर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से आराम करना। जब बाई निंगबिंग ने फोन की स्क्रीन पर मेरा भेजा हुआ ये प्यारा सा संदेश और वो नाम देखा, तो भाई अगर कहानी सुनने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही धांसू कहानियां और कमाल के रीकैप वीडियो देखने के लिए साथ बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।